कर्नाटक राज्य की स्थापना 4 दिन पहले नहीं हुई। कर्नाटक में कॉलेजेस और स्कूल्स 4 दिन पहले नहीं बने। और कर्नाटक में मुसलमान 4 दिन पहले नहीं आया। ये सालों से है। वो जो लड़कियां हिजाब पहन के जाती थी वो आज पहली बार नहीं गई, इसके पहले भी लगातार जाती आ रही। और तब किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। उनको एक परसेप्शन ये डेवलप किया जा रहा है कि वो स्कूल ड्रेस को जो स्कूल ड्रेस कोड होता है वो तोड़ तोड़ दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। स्कूल का जो ड्रेस कोड है, जो जिस कलर की सलवार है, जिस कलर का सूट है, वो सूट और सलवार पहन के वो आई थी। सर ढकने के लिए जो हिजाब है, जिसने सर ढक के उन्होंने दिया था। और आजकल तो मास्क लगने के बाद तो आधा मुंह तो वैसे ही किसी का भी ढक जाता है, पहचान में नहीं आता आदमी। क्योंकि हर आदमी इस देश का गृह मंत्री तो नहीं अमित शाह की, जो बिना मास्क का घूमे और उसके ऊपर कुछ बोले नहीं। यहाँ तो बिना मास्क का घूमने पे 500 रुपये और 1000 रुपये चालान हो जाता है। हर आदमी, मैंने इसलिए कहा कि ताकतवर नहीं होता, वो बेचारा गरीब मतदाता है। मतदाता हमेशा गरीब होता है, वंचित होता है, दुर्लक्षित होता है। तो वो लड़कियां को वो भी आई थी। ऐसा क्या हुआ कि एकाएक प्रशासन को लगा कि अरे ये तो ड्रेस कोड तोड़ रही है? क्योंकि सारा फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है। इतने 2014 से लेके 7-8 बार प्रधानमंत्री लगातार लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे। लेकिन क्योंकि इस साल चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तभी उनको याद आया कि 15 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त भी मनाना चाहिए। 14 अगस्त को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जो ट्रेन में लाशें वहां से आई थी। थोड़ा सा और पीछे चले जाते, बोलते कि आजादी के लड़ाई में संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो उसको भी बैन करना चाहिए। उसके आगे पीछे चले जाते कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसी शहीद हुई ग्वालियर में, और कैसे सिंधिया परिवार ने तब तात्कालीन किले के दरवाजे बंद करके उनको मरने के लिए मजबूर किया। तो तमाम सिंधिया परिवार जो भी आज बीजेपी में है उनको निकाल बाहर कर देते। ऐसे चलते हुए जाएंगे तो किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। सवाल है, ये सारी बातें इसलिए करनी पड़ती है कि जिस सुबह में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में, ना पंजाब चर्चा चर्चा में, ना गोवा चर्चा में है, ना उत्तराखंड, ना मणिपुर चर्चा में उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली की गद्दी का रास्ता खुलता है। उत्तर प्रदेश के 403 विधायक आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वो अहम भूमिका निभाएंगे, जो बीजेपी जो चाहे वो करवा सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये बात समझ आ गए थे, क्योंकि 5.5 साल योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जो योगी उनके ही बस में नहीं था, जनता के बस में कैसे आ सकता है? उन्होंने गोरखनाथ के मठ जैसा सरकार चलाई। और जब बुरी तरह से मतदाता आहत हुआ, जब लोग रास्ते पे उतरने लगे, 3 किसान कानून की वजह से किसान जो भड़क गया, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुसलमान और जाट को बांटते थे। सैल्यूट करता हूं मैं किसान आंदोलन को और किसान नेताओं को, जिन्होंने हिंदू मुसलमान की खाई को परमानेंट बांट दिया उस क्षेत्र में, जो वाकई गंगा जमुना तहजीब का एक क्षेत्र हुआ करता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्योंकि जाटों में मुसलमान भी होते, जाटों में सिख भी होते, और जाटों में हिंदू भी होते। उनके लिए सब किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि किसान के अनाज कभी किसी मुसलमान के खेत में ज्वार या गेहूं या चावल ने उगने से थोड़ी मना किया कि आप पाकिस्तान चले जाओ, हम तुम्हारे खेत में नहीं उगेंगे। और क्या तमाम जगह पे जो मंदिरों में भोग चलता है, क्या कोई पंडित सीने पे हाथ रख के भगवान की कसम खा के ये कह सकता है कि आग जो मंदिर में भोग चढ़ा है वो अनाज है, किसी मुसलमान के खेत से नहीं आया होगा? तो ये कभी था ही नहीं। लेकिन आपको पता है कुछ नहीं करना है तो आपको हिंदू मुसलमान करना है, और हिंदू मुसलमान करने के लिए आपने जब सब हथियार, मतलब कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, मुलायम सिंह की कार सेवका पे गोली चलने हो गई, कैराना हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सारी चीजें हो गई, गैंगस्टर्स हो गए, चूड़ियां कसने की बात हो गई, 80-20% बोला गया। जब कुछ कुछ दिखाई नहीं देता था, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको उसको भी मैं सैल्यूट करता हूं, वो थकते नहीं।
वो आखिरी दम तक नया नया प्रयास करते रहते हैं। और इसीलिए चुनाव के चंद 2-3 दिन पहले हिजाब का इशू आया, लेकिन कोर्ट ने तुरंत इंटरवेन कराया, एक इंटरिम ऑर्डर पास की। उस इंटरिम ऑर्डर को ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि जैसा कि बस कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं हिंदू सही है। कोर्ट ने कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर है, ये झगड़ा भारत भर नहीं फैले, इसलिए फिलहाल हम ये कहते हैं कि ड्रेस कोड का पालन करें, और मुस्लिम महिलाएं यदि सर ढकना चाहती है लड़कियां, तो वो सर ढक सकती है। अब आप मुझे बताइए, इस सर ढकने को मैं टोपी कहूं, पगड़ी कहूं, हिजाब कहूं, दुपट्टा कहूं, पल्लू कहूं, नाम ही तो अलग है ना रूफी जी। मतलब तो सर ढकने से है। सर ढकना अलाउड है। मैं अभी उत्तरांचल में हूं, उत्तराखंड में हूं। मैं यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा पे चला गया था, और मैंने हिमाचली टोपी पहनी थी। तो गुरुद्वारे जाने के पहले सर ढकना पड़ता है, वो रुमाल बांधते हैं सर पे। किसी ने मुझे रुमाल बांधने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मेरा सर ढका हुआ था, टोपी थी। तो मेरे गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं नतमस्तक टोपी पहन के हुआ, वो भी चल गया। जिन लोगों ने रुमाल बांधा था वो भी चल गया। तो अब ये इशू भी खत्म सा होता हुआ नजर आता है। तो ये भी हवा चली गई और वोटिंग भी हो गया। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये थक गए होंगे। 7-8 चरण में चुनाव है। हर चरण के पहले किसी और जगह से कुछ निकाला जाएगा। लेकिन इनके पास हिंदू मुसलमान करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। आपके तरकश में एक ही तीर है, उसको ही बार बार चलाना पड़ रहा है। अलग अलग रंग देके चला सकते हो आप, लेकिन विकास की गाथा करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। महंगाई का आपके पास तोड़ नहीं है, बेरोजगारी का आपके पास तोड़ नहीं है, किसान आंदोलन में जो 700 लोग मरे इसका आपके लिए तोड़ नहीं है, जो लगातार पेपर लीक हुए, एग्जाम टली है, उसका तोड़ नहीं है, कोविड के दौरान पूरी हेल्थ सेक्टर चरमरा गया, उसका तोड़ आपके पास नहीं है, आवारा जानवरों से पूरे किसान छोटे हो या बड़े सब परेशान हैं, इसका तोड़ आपके पास कुछ नहीं। जब किसी चीज का तोड़ नहीं है, अभी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे, कल ये सत्ता में आए और इन्होंने भी ऐसा ही राज किया, और जब सवाल पूछे, जब इनके पास कोई तोड़ ही नहीं होगा तो ये करेंगे क्या। हमारे एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने साठे साहब यूएनआई के हेड हुआ करते थे, अभी नहीं रहे, स्वर्गवास होगा उनका। उन्होंने हमको एक किस्सा सुनाया था कि कुछ नहीं करो, एक गाय का निबंध याद करके रखो। कोई कुछ भी सवाल पूछे तो उस सवाल में दो पहला पैराग्राफ उस सवाल को रिपीट करो और नीचे गाय का निबंध जोड़ दो। और जब भी हम हंसी मजाक के मूड में होते तो हम कहते थे कि सर, ये जो चाइना बॉर्डर पे जो चाइना तनातनी कर रहा है और हम जरा पीछे हट रहे हैं, तो इसका इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। वो पहला पैराग्राफ रिपीट करते थे और बराबर प्यार से बोलते थे कि हमारे भी सैनिकों को हमको स्ट्रांग करना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग करना चाहिए, हेल्थ में स्ट्रांग करना चाहिए, उनको गाय का दूध पिलाना चाहिए। और गाय को 4 पैर होते हैं, 2 कान हैं, एक पूंछ होती है, गाय का बछड़ा खेती में काम आता है, पूरा गाय का निबंध बताते थे। ऐसा इनके पास हिंदू मुसलमान का एक मसला है। आप कहीं भी कुछ करो, ये हिंदू मुसलमान पे लाके टिकते हैं। लेकिन जब समस्याएं ज्यादा विकराल हो जाती है, तो हिंदू मुसलमान लोग धर्म जाति पंथ ये नहीं देखते। जब आदमी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो वो ये देखता नहीं कि ये पानी बिस्लरी बॉटल का है कि किसी के मटके का है कि ये कहाँ का है। उसको पानी चाहिए होता है प्यास बुझाने के लिए। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है, इतनी समस्याएं हैं उनके पास, महंगाई की मार है। 600 रुपए की जो भीख सरकार दे रही है उससे कुछ नहीं होता। 5 किलो अनाज जो है वो मार्च तक रहेगा। आज जनता चिंता कर रही है कि ये 10 मार्च के बाद क्या होगा। 10 मार्च के बाद तो पेट्रोलियम के जो प्राइसेस बढ़ेंगे उसको कौन रोकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल है वो $100 का हो गया है। आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको 10 चुनाव का उदाहरण दे सकता हूं कि चुनाव खत्म हो गए और दूसरे दिन तीसरे दिन पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं। तो इन आने वाले तमाम चीजों का जो निराकरण है वो कौन करेगा। और जो सरकार, हमारे आरएलडी के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार में आने के बाद भी ये नहीं सोचे कि आते से ही वो सरकार ठीक करेंगे।
क्योंकि सरकार इतने कर्जे के नीचे दबी होगी कि अगला बजट जो होगा इस सरकार का, उसमें से 40% पैसा आपको सर्विस सिर्फ कर्जे का ब्याज और कर्जे का इंस्टॉलमेंट चुकाने में जाएगा। 6 ट्रिलियन का कर्जा 2021-2022 का प्रोजेक्टेड है इस सरकार का। तो जो सरकार भी आएगी वो कांटों भरा ताज होगा। लोगों का सरकार में विश्वास, अर्थव्यवस्था को ठीक करना, निवेश वालों को बुलाना, क्योंकि ये जब विपक्ष में भी आएंगे तो ये आपको सत्ता में बने रहने नहीं देंगे। हर चौथे दिन सरकार पे हमले होंगे, सरकार तोड़ने का प्रयास होगा, जैसा अशोक गहलोत की सरकार तोड़ने का प्रयास होता है, जैसा उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार थोड़ी कमजोर हो गई, थोड़ा निग्लेक्ट हो गया तो सरकार टूट गई। कर्नाटक में थोड़े निग्लेक्शन हो गया तो सरकार टूट गई। ये उदाहरण सामने है। तो ये चुनाव जीतना ना जीतना ये बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीतने के बाद उस सरकार को 5 साल तक निरंतर अपने एजेंडे पे चलाना, ये इतनी बड़ी सर्कस है, इसके लिए बहुत बड़ी कठिन तपस्या की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चाहे आप मानो या चाहे नहीं मानो, आने वाले अनंत काल तक ये हिंदू मुसलमान का ही तरकश में से तीर मारते रहेंगे। कलर अलग अलग होंगे, अलग अलग एंगल होंगे, अलग अलग राज्य होंगे। किसी ने सोचा था कि हिजाब भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन हो गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।